हेलो बच्चों, मैं आनंद शर्मा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो अपलोड कर दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको मिल जाएगा। इसके जो भी नोट्स हैं, पूरे जो डिजिटल नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल कर रखे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ी सी कि और क्या क्या चाहिए, तो एक होती है टेस्ट या फिर आप डीपीपी जिसको बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर जो होता है आपका, वो भी आपको अवेलेबल। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, यहां से आप आसानी से ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक हमने ओम के नियम के बारे में पढ़ लिया था कि ओम ने कौन कौन से नियम दिए थे, और उसके बाद में हम अगर आगे चलते हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ओम का जो नियम था उसमें आपने ये देखा था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर V मतलब होता है पोटेंशियल मतलब विभव। I का मतलब होता है करंट का मतलब होता है धारा, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो इसलिए हो गया यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर हो गया। क्या हो गया ये? V इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब देखो बेटा, तो थोड़ा सा हम ओम के नियम के हिसाब से देखते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से देखते हैं, तो हमको कुछ गिवन दिया गया डेटा। हमको इस V के जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 200 वोल्ट, और इस R की जो वैल्यू हमको गिवन दे रखी है क्वेश्चन, वो दे रखी है 1200 ओम। 1200 ओम मतलब 1200 ओम दे रखी है। और अब हमको इसकी वैल्यू दे रखी है V की, और R की दे रखी है। तो 101% हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड करना है I। तो हमको फाइंड यहाँ क्या करना है? I। चलो जल्दी से हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। V इज इक्वल टू आई आर होता है। V की वैल्यू हमको यहां से कितनी दे रखी है? 200 का मतलब होता है 200 वोल्ट। यहां पर हम रखेंगे 200 वोल्ट। I की वैल्यू होती है, जो I की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, तो I ऐसा कैसा ही लिखाएगा। और R जो है, R की वैल्यू दे रखी है वो 1200 ओम दे रखी है, इसलिए 1200 यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों अब देखना आपको, आप 200 ऐसा का ऐसा ही है, 1200 डिवाइड में चला जाएगा। तो 1200 जब डिवाइड में जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, इस 200 के डिवाइड में 1200 चला गया, ये वाला 0 से 0, 0 से 0, 2 1 2, 2 6 12। तो ये हो गया आपका I इज इक्वल टू 1/6। अब 1/6 को आप अपन डिवाइड करेंगे तो जैसे ही कटता है तो 0.16 के आसपास आता है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0.16 एम्पियर। कितना होगा? एम्पियर। क्योंकि I की जो यूनिट होती है, देखो V मतलब क्या होता है? V मतलब पोटेंशियल या वोल्टेज, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। R की यूनिट होती है ओम, और I की यूनिट होती है एम्पियर। इसलिए यहां पर हम A लगाएंगे। क्या लगाएंगे? A। वैसे भी अपन डिवाइड करना चाहो तो 1 ऐसा कैसा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर 6 1 6, फिर 4 बढ़ जाएगा, फिर 6 6 36। तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा, आप आराम से इसको पुट करके देख सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे। जब अभी तक अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। वो सारी चीज आप 10th और 12th दोनों बच्चे देख सकते हैं। 10th के सारे बच्चे, 12th के जिनका बायो और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। बायो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें भी फिजिक्स आता है, और मैथमेटिक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें भी फिजिक्स आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। वही वाला क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा चेंज हुआ। क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ? V इज इक्वल टू 220 दे रखा है, 220, और R इज इक्वल टू वही 1200 दे रखा है। I आपको फाइंड आउट करना है, वही करना है। V इज इक्वल टू आई आर होता है। चलो ठीक है, आसानी से देख लेते हैं इसको अपन। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर होता है। V की वैल्यू दे रखी है, कहा क्या है यहाँ पर, क्या दे रखी है सर? ये कहां से आ रही वैल्यू? ये मैंने बुक में से नोट डाउन करी है। आप अभी नॉर्मली एग्जाम्पल के हिसाब से देख लीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा हो जाए। बाकी क्वेश्चन के प्रैक्टिस नोट्स जो भी होंगे वो मैं आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में से जाकर ले सकते हैं। फिर R इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1200। I इज इक्वल टू दे रखा है आपको कुछ नहीं पता। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ये फार्मूला हमारे पास। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ये फार्मूला हमारे पास। अब देखो बेटा, V की वैल्यू क्या है? 220 लिख लेंगे। I की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए I ऐसा कैसा। R की वैल्यू क्या है? 1200।
ये 1200 डिवाइड में चल जाएगा, ये बात 0 से 0 कट गया, 22/120 वही आगे यहाँ पे 120 कर लिया, 22 पहले से था, 0 बढ़ाया तो पॉइंट लग जाएगा, फिर 120 1 120 बचेगा कितना यहाँ पर 100, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर ये जाएगा 960 में। तो ये कुल मिला के ये डिवाइड आप देख सकते हैं, अच्छे से आप देख लीजिए क्या कर रखा है इसमें। अपन ने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं आप, क्या किस तरह से इसको हमने देख रखा है। अब नॉर्मली क्वेश्चन है, आप अगर इसका डिवाइड करते हैं आपको 10th में नहीं आ रहा है तो चुल्लू पर पानी भी नहीं मिले तो कहीं से भी डूब जाओ, मतलब ही निकलता है ना बेटा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा 22 और ये डिवाइड भी बता दिया। अब नर्सरी एलकेजी यूकेजी ठीक है, आप ये मान सकते हो ये कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अंदर ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको करना है। ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं हो जाती यहाँ पर। ये डिवाइड हुआ कटा तो आपका कितना आया 0.8। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया है, यहां पर आंसर आ रहा है 0.18 एम्पियर। आपको एक और क्वेश्चन दे दिया है, यहां पर v इज इक्वल टू 220, r इज इक्वल टू 100 दे रखा है। v की जगह पे आप लिख लेना 220, i की जगह पे i लिखा हुआ है, r की जगह पे आपको 100 लिखना है, डिवाइड में डाल देना है इसको। ये जैसे ही डिवाइड में जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये पॉइंट लग जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल है यार, 220/100 कर देंगे, 0 से 0, ये 0 पॉइंट लगा देगी, 2.2 एम्पियर हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ऐसा कैसे इस टाइप का क्वेश्चन करना है। I इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर दे रखा है, V इज इक्वल टू 60 दे रखा है, इस बार R निकालना है। V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, I की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 आएगा डिवाइड में, 60/4 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 15 और ओम आ जाएगा। सर कैसे क्या हुआ, आपको रखना तो पड़ेगा, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि V इज इक्वल टू IR होता है, B की जगह पर आप 60 रखेंगे, I की जगह पर आप 4 रखेंगे, 4 डिवाइड में चल जाएगा, 4 1 4 4 15 60, तो ये 15 आंसर आ जाएगा इसका। ये थोड़ा सा देख लेना, फिर हम आगे देखते हैं। तो अब अगला टॉपिक आता है कि जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं ना, क्या बोला, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किस तरह डिपेंड करता है, मतलब क्या कि वह कारक, वह कोजेस मतलब वह कारण जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता, मतलब क्या कि फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर है ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर पे, तो वो कौन कौन से बेटा फैक्टर देखना। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, अगर मटेरियल में और कोई अलग अलग तरह के मटेरियल होंगे तो रेजिस्टेंस वहां पर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल लेंथ। ये फैक्टर होते हैं सारे, लेंथ फैक्टर होता है, एरिया फैक्टर होता है, मटेरियल फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। कैसा होगा मतलब ये नहीं कि उसकी तबीयत कैसी होगी, कैसा होगा मतलब ये है कि कम होगा या फिर ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपको करवाया जाता है। जब भी फैक्टर आता है ना और किन किन पर डिपेंड करता है तो वो वाली बात हो गई। अब क्या है, सबसे पहले तो आपने एक क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया। ये रेड जो दिख रहा है आपको एक कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर, ये जो रेड दिख रहा है आपको ये क्या है, एक कंडक्टर है। क्या है ये, कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर जो है ना, इसका ये क्या बेटा एरिया है। अब ये क्या है, इसकी आर क्या है, रेजिस्टेंस होता है, एल क्या होता है, लेंथ होता है, और ए क्या होता है, एरिया होता है। अब देखना बेटा, जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ा, आप समझना थोड़ा सा, अगर इसकी लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल का मतलब आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं। जैसे दो वेक्टर है एक्स और वाई, अगर प्रोपोर्शनल का साइन लगा है तो प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती, मतलब क्या होगा कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ी तो वाई की भी वैल्यू बढ़ेगी। और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, जिसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा क्या होगा, दूसरे की वैल्यू क्या होगी, घटेगी।
एक्स की वैल्यू बढ़ी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर वाई की वैल्यू बढ़ी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इस तरह से क्या होता है, प्रोपोर्शनल का फंडा होता है। एक तो प्रोपोर्शनल होता है, उसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, एक से डायरेक्ट सामने है, इसमें कोई डिवाइड वगैरह लगेगा क्या, नहीं लगा, तो ये अनुक्रमानुपाती है। इसमें क्या है, डिवाइड में, इसलिए ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है। ये ऊपर वाला प्रोपोर्शनल है, सेकंड वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब समझना बात को, आर प्रोपोर्शनल है एल के, क्यों, क्योंकि डिवाइड में नहीं है, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए का। कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ये बोला गया कि आर अगर बढ़ेगा तो एल अगर लंबाई बढ़ी, अगर लेंथ बढ़ी किसी कंडक्टर की, इस कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ी, कंडक्टर को आप खींचते गए, कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध भी वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। आर प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका एरिया बढ़ा दिया आपने, क्या करा, इसका लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ा दिया, अभी तक सिर्फ लेंथ बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, अब लेंथ भी बढ़ा दी और विड्थ भी बढ़ा दी। जब लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ाई ना आपने, तो जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जब एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब इस तरह से दो इक्वेशन बनी है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो कि ये बोल क्या रहा आखिर में। अब क्या होगा बेटा कि आर और आर दोनों सेम है, या देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आर और आर सेम है, इसलिए आर को एक ही बार लिख लिया। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल सेम है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल को भी एक ही बार लिख लिया। एल अलग है, इसलिए एल को एक बार लिखा, और 1 ए अलग है, इसलिए 1 ए को एक बार लिखा। फिर क्या है, आर ऐसा कैसा, इस एल का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो एल ही आएगा, इस एल का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो एल ही आएगा। अब देखो बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, और वहां पर क्या लगाएंगे, इक्वल। प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो उस कंडीशन पे क्या लग जाएगा, यहां पर एक रो लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रो। रो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, नियतांक होता है। ये इसको, ये जो रो होता है बेटा, इस रो को प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, रोह बोलते हैं, ROH, रोह, ठीक है। तो ये यहां पर लग जाता है, इसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये वाला फार्मूला आपका इंपोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। जब एरिया वगैरह आता है, जब रोह का काम आता है। देखो बेटा, यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करिए मैंने, रोह वगैरह को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है ये, प्रतिरोधकता, रोह का मतलब। चलो, आर प्रोपोर्शनल था एल के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ए के, आर आर सेम था इसलिए एक बार आर लिख दिया, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल सेम था इसलिए फिर एक बार प्रोपोर्शनल लिख दिया, एल था अलग इसलिए उसको लिख दिया अलग, और 1 था इंटू करके। एल का इंटू, वापस से रिवीजन कर रहे हैं, एल का इंटू 1 में हुआ तो एल आ गया, अपॉन ए आ गया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो रो हटेगा, ये रो को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है बेटा, का यूनिट वोल्ट होता है। वोल्टेज मतलब विभव का वोल्ट होता है। करंट मतलब धारा, एम्पियर, एम्पियर अलग होता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब ओम अलग होता है। और रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ओम इंटू मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और रो की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। याद रखना क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम इंटू मीटर। अब कुछ इसके क्वेश्चन से देखते हैं अपन, एक वायर, दो वायर, अलग अलग कंडक्टर होंगे तो क्या होगा। देखो बेटा, बहुत सारे वायर के ऊपर, वायर में भी रेजिस्टिविटी होती है, वायर में भी रेजिस्टेंस होता है। मान लो अगर एक वायर है, एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रहा है तो एक वायर है। देखो, मान लो अगर एक वायर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है तो रेजिस्टेंस एक वायर के हिसाब से। अब मान लो आपको 2 वायर दे दिए, एक वायर इधर दे दिया, एक वायर इधर दे दिया, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, 2 वायर दे दिए, 2 तार दे दिए, उसके कंसेप्ट भी अलग रहेंगे। तो जब आपको एक वायर देंगे तो आपको ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इसका कितना है, 4 ओम है। कितना है इसका, R इज इक्वल टू 4 ओम है। लेंथ कितनी है, लेंथ भी इसकी एल है। एरिया क्या है, एरिया इसका ए है। और रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इसकी रो है। इस ए और बी वायर का ये फंडा है। ये ए अलग है बेटा, ये पी और क्यू लिख लो आप, ये ए एरिया है। इसका नॉर्मली आप
जो फार्मूला आपका R इज इक्वल टू रो अपॉन एल है, तो R की जगह पे R1 लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा, यहां पर आपको दो वायर है तो एक का R1 होगा तो दूसरे का R2 होगा रेजिस्टेंस, तो इसलिए इसका क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अब दो वायर हो गए तो लेंथ आधी हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी L/2, L/2 इधर आ जाएगी, L/2 इधर आ जाएगी, दो वायर है ना, तो लेंथ, तो इसका क्या करा अपन ने, कुल मिला के इसको आधा करा, जब पूरा वायर था इसका दो टुकड़े में कर दिया तो दो वायर हो गए वो, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, आधी हो गई। और लेंथ आधी होने पे, जब भी लेंथ आधी होगी तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, डबल हो जाएगा। देखो बेटा, एक वायर ऐसा सीधा था, अब इसको बीच में से तोड़ दिया आपने, दो वायर कर दिया, दो वायर करे तो एरिया ज्यादा घेरेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जहां पर आप एल लिख रहे थे वहां पर क्या लिखोगे, L/2, और जहां पर ए लिख रहे थे वहां पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर आप नॉर्मली, आपको पता होना चाहिए 1/2, 1 2 3 4 4 डिवाइड होते तो पहला और दूसरा सेम होता है, चौथा वाला डिवाइड ऊपर आता है, तीसरा वाला ए से आता है। ऐसे बिंदु तो आपको जो भी आपके शिक्षक ने सिखाया है, L/2 2a और ये है, तो L/2 तो ऐसा कैसा लिखेंगे, और 1 ऊपर आ जाएगा ये वाला, और 2a नीचे का नहीं, 2 से 2 4 ही रहेगा। ये मतलब कुल मिला के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको अगर समझ में नहीं पड़ता है तो एक वायर का फार्मूला ये है और दो वायर का फार्मूला ये है, आपको स्कूल में डायरेक्ट फार्मूला ही कराएंगे। मैंने आपको क्लियर पूरा कराने की कोशिश करी है, अगर समझ में नहीं आता है तो आपका बेसिक कमजोर है, और बेसिक का कुछ नहीं कर सकता अपन, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि हर एक चीज को जोड़ने की भी कुछ पद्धति होती है बेटा, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बेतुक्का काम करना चालू कर दो। बेतुक्का करना का क्या मतलब, आप ये समझो कि थोड़ी देर के लिए आप ये समझ रहे हो कि कोई भी ऐसी चीजें आपके सामने, जैसे कोई डिजाइन ही आप दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद में ये डिजाइन देना है, इसके बाद में ये डिजाइन देना है, इसके बाद में ये डिजाइन लगाना है। कोई भी चीजें आपके पास में व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित बहुत जरूरी होता है। आप कोई घर ही बना रहे हो तो एक घर के बाद में एक और घर बनाना है, एक घर के बाद में एक और घर बनाना है, या एक के ऊपर एक घर बनाना है, एक के ऊपर एक घर बनाना है, ये व्यवस्था होती है। ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, व्यवस्थाएं होती है। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके तो समझिए कि मैंने क्या दो चीजों के बारे में आपको बता रखा है। देखो बेटा, व्यवस्थाएं क्या होती है वो समझना आप। जैसे प्रतिरोध है तो प्रतिरोध को लगाना, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को लगा दो तरह से आप लगा सकते हो। पहली चीज क्या है रेजिस्टेंस की, एक तो क्या होता है बेटा सीरीज, और दूसरा क्या होता है पैरेलल। दो चीज रेजिस्टेंस में क्या देखना आपको, एक होता है सीरीज और दूसरा क्या होता है पैरेलल। दो तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखते हैं, दो तरह की संयोजकता होती है, एक तो श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। दो तरह की संयोजकता होती है प्रतिरोध में, बहुत अहम के क्वेश्चन है बोर्ड के नजरिए से। संयोजकता दो तरह की होती है, एक तो श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम, मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक तो सीरीज होता है और दूसरा क्या होता है पैरेलल होता है। तो दो तरह के क्या होते हैं कॉम्बिनेशन होता है। सर सीरीज और पैरेलल में अंतर क्या है, तो बेटा ये आपको दिख रहा हो तो ये देखना, सीरीज में फार्मूला लगता है ये वाला, सीरीज में फार्मूला लगता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या लगता है सर, पैरेलल में ये वाला लगता है, नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बताता हूं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कुल मिला के आपको दो फार्मूले याद करना है, सीरीज का ये है, पैरेलल का ये। सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, उसके जस्ट पास में एक और रेजिस्टेंस होता है, उसके जस्ट पास में एक और रेजिस्टेंस होता है। ये पद्धति आप जहां तक आपका मन करे वहां तक चला सकते हैं। पैरेलल में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस R1 होता है, उसके डिवाइड में R2 होता है, उसके डिवाइड में R3 होता है, और जहां तक आपका मन करे R4 R5 R6 आप यहां पर कर सकते हैं। इसमें एक बैटरी लगती है और एक स्विच लगता है, इसमें भी एक बैटरी लगती है और एक स्विच लगता है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका, ये सीरीज है और ये पैरेलल है। मैं 12th वालों के लिए जो है इसका अब डेरिवेशन कैसे ड्राइव करते हैं, ये फार्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे ड्राइव करते हैं, मतलब कैसे इस फार्मूले को लाते हैं, उसके बारे में उनके लिए ही बना रखा है मैंने वीडियो, वो आपको मैं और पहुंचा दूंगा। और ये वाला फार्मूला कैसे आता है, अभी 10th लेवल पर आप सिर्फ अभी इस फार्मूले को ध्यान रखें और इस पे प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिए मैंने। अब आगे देखो,
ये सीरीज का कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 एक के बाद एक लिखना है, पैरेलल में एक के नीचे एक लिखना है, बाकी कॉम्बिनेशन सेम है। एक फार्मूला सीरीज का R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देना, और पैरेलल का फार्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखना आपको, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे अपन, लास्ट टॉपिक है आपका, पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है। लास्ट टॉपिक जो आपका है हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट इफेक्ट आप समझते हो, आपको पता है, आप मार्केट में आप एक पंखा भी लेने जाओगे ना तो 1000 का भी पंखा मिलेगा आपको, 500 का भी मिलेगा, 700 का भी मिलेगा, 7000 का भी मिलेगा, 25000 का भी मिलेगा। सर क्या बोल रहे हो आप? ये पंखे का काम तो वही है ना। पंखे का काम क्या है? पंखे का काम हवा देना है। तो फिर ये अलग अलग तरह के पंखे क्यों? सर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ क्वालिटी, अब क्वालिटी में क्या करेगा वो, क्या क्या कैसी हवा देगा? 25,000 का पंखा कैसी हवा दे सकता आपको, बताइए ना मेरे को। 25,000 का पंखा आपको जितनी एनवायरमेंट में ठंडाई है उस हिसाब से ही हवा दे सकता आपको। तो 25,000 का पंखा भी हवा दे रहा है, और 10,000 का पंखा भी हवा दे रहा है, और 5,000 का पंखा भी हवा दे रहा है, और 1,000 का पंखा भी हवा देने के काम में आ रहा है। फिर लोग 10,000 का पंखा क्यों लेते हैं और क्यों मना करते हैं कि 500-700 का पंखा मत लो? कारण होता है हीटिंग का। सर हीटिंग मतलब ये है कि वो पंखा क्या करता है आपका, कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना कि आप ये सोचिए अब थोड़ी देर के लिए कि हीटिंग का मतलब क्या। हीटिंग का मतलब ये है कि वो पंखा ये होता है कि वो गर्म ज्यादा अगर होगा, पंखा अगर ज्यादा गर्म होगा तो वो कहां से गर्म होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर से जो आ रही है, मान लो कि वहां पर 100% इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, तो पंखा चलाने में तो कितना जा रहा है? 55% इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और बाकी की 45% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पंखे को गर्म करने में जा रही है। तो ये तो वेस्टेज हो गया ना आपका, ये तो आपका एनर्जी का लॉस हो गया ना, और पंखा भी खराब हो रहा है और साथ ही साथ एनर्जी का वेस्ट भी हो रहा है। 100% एनर्जी पावर नहीं दे रही ना, जब तो पंखे धीरे धीरे घूमते हैं, घम 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 घम, वो इस तरह से क्यों घूमते हैं? कारण ये होता है कि वो आधे तो गर्म ही रहते हैं, और गर्म करने में भी एनर्जी तो करंट की जाएगी। मतलब आपने 100% एनर्जी दी तो कम से कम 90% पंखा चलाने में काम में आए ना वो करंट। तो 45% तो इधर ही मर रहा है हीट में, और बाकी का बचा हुआ 55% ही चला रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट यही कहलाता है बेटा। हीटिंग इफेक्ट का यह मतलब होता है कि पंखा गर्म हो जाता है, और उसको प्रिवेंशन करने के लिए बहुत सारे चीजें होती है। अच्छा वायर लो आप, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स अच्छे डालो। आपने पंखे की दुकान पर कभी गए होंगे तो वाइंडिंग करते हुए नजर आए होंगे, तो वो सारी क्वालिटी पे बात आ जाती है। मैं कुछ फार्मूला आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। P इज इक्वल टू आई क्यू अपॉन टी, P इज इक्वल टू वी आई होता है, I इज इक्वल टू वी आई टी होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई टी होता है, I और आई स्क्वायर। तो कुछ फार्मूले याद कर लेना, इन पे क्वेश्चन जब करेंगे ना हम तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। T का मतलब यहां पर होता है टाइम, P का मतलब होता है पावर, V का मतलब होता है पोटेंशियल। T का मतलब समय, P का मतलब शक्ति, और V का मतलब विभव। H का मतलब होता है हीट, I का मतलब होता है करंट, R का मतलब होता है प्रतिरोध। H का मतलब होता है ऊष्मा, I का मतलब होता है धारा, और R का मतलब होता है प्रतिरोध। और उसके बाद में एक टॉपिक आता है लास्ट आपकी विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का मतलब होता है, विद्युत शक्ति का मतलब यहां पर हो जाता है इलेक्ट्रिक पावर। P इज इक्वल टू वी आई होता है। क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, V का मतलब होता है आई आर। एक I और एक I का स्क्वायर हो गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये भी फार्मूले होते हैं। कैसा कैसा? P इज इक्वल टू वी आई होता है, I की वैल्यू होती है V अपॉन आर, V और V स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे बहुत सारे आप फार्मूले बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इसका IM के क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं हमने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, वहां जाओगे तो वहां सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।